कल हमने डी ब्रोगली परिकल्पना पढ़ी थी और डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है यानी तरंग प्रकृति के साथ कण प्रकृति भी दर्शाता है, उसी प्रकार द्रव्य कण गतिशील द्रव्य कण भी तरंगों की भांति बिहेव करते हैं। तो कणों का जो गुण होता है संवेग p बराबर होता है h/λ। लैम्डा तरंगों का गुण तरंगदैर्घ्य और p संवेग द्रव्य कणों का गुण, या लैम्डा बराबर लिख सकते हैं h/p, या द्रव्य कणों के लिए p बराबर होता है mv। तो गतिशील द्रव्य कणों के लिए तरंग प्रकृति प्रेक्षित होती है। इट मीन्स गतिशील द्रव्य कण जो होते हैं वो तरंगों की तरह बिहेव करते हैं। तो कुछ सूक्ष्म कणों के लिए ही ये तरंग प्रकृति शो होती है, यानी ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा कण बहुत बड़ा पिंड अगर उसको तीव्र वेग से गति कराएं तो तरंग प्रकृति ऑब्जर्व नहीं होती, क्योंकि जो तरंग दैर्घ्य मापने का उपकरण होता है वो लगभग 10⁻³ मीटर तक की तरंग दैर्घ्य को नाप सकता है। तो अगर सूक्ष्म कणों की अगर बात करते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिनका द्रव्यमान बहुत कम है, वो अगर बहुत ज़्यादा वेग से गति करें तो उनके लिए द्रव्य तरंगें प्रदर्शित हो सकती हैं, द्रव्य तरंग गुण प्रदर्शित हो सकता है और उनकी तरंग दैर्घ्य को मापा जा सकता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए ले रहे हैं। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण। इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? आवेशित कण। तो आवेशित कण को त्वरित गति कराने के लिए या किसी वेग से तीव्रता से उसको गति कराने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? विभवांतर की, क्योंकि आवेशित कण पर फोर्स तभी लगेगा जब वो विद्युत क्षेत्र में होगा, और विद्युत क्षेत्र के लिए क्या आवश्यक है? विद्युत विभवांतर। तो माना एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश को E से दिखाते हैं, को B विभवांतर लगाकर त्वरित किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो बी विभवांतर से जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा कैसे लिखते हैं अपन? 12mv², और बराबर किसकी होगी? विभवांतर के कारण कितनी ऊर्जा मिलती है? आवेश गुणा विभव। तो आवेश इलेक्ट्रॉन का E और विभव क्या हो गया? V। स्थितिज ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में होगी गतिज ऊर्जा, तो विभवांतर गुणा आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश E और विभवांतर हो गया V। तो इससे वेग कैसे निकालेंगे? v² बराबर कितना हो गया? 2 इधर चला गया तो 2ev/m। तो वेग कितना हो गया? √2ev/m। और वेग जब ये हो गया तो संवेग क्या हो गया? संवेग p बराबर होता है mv। b की जगह ये मान लिख दिया हमने √2ev/m। तो p बराबर कितना हो गया? √2m की फुल पावर, फुल घात यहाँ है, आधी घात यहाँ है, तो आधी बच जाएगी, अंडर रूट में हो गया 2m ev। अब p ये है तो तरंग दैर्घ्य कितनी हो गई? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य। तो डी ब्रोगली परिकल्पना के अकॉर्डिंग लैम्डा बराबर क्या होता है? h/p। तो p की जगह कितना हो गया?
2MeV। अब चूँकि इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं तो H की वैल्यू क्या होती है? 6.62 गुणा 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 9.1 गुणा 10⁻31 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम। ये सब वैल्यू अगर रखेंगे तो लैम्डा बराबर क्या प्राप्त होगा? इलेक्ट्रॉन के लिए है इसलिए ई लिख दीजिए। तो 6.62 गुणा 10⁻⁻34 अपॉन √2 M की वैल्यू 9.1 गुणा 10⁻⁻31 और E इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और इंटू V। V का मान कुछ भी हो सकता है, 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 500 वोल्ट, 1000 वोल्ट, कोई भी। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 6.62 गुणा 10 की घात, अब नीचे घात कितनी हो गई? 31 और 19 कितनी हो गई? 31 और 19 कितने हो गए? 50। माइनस के 31 और माइनस के 19 कितने हो गए? 50। 50 को अंडर से बाहर निकालेंगे तो आधी घात हो जाएगी, यानी कि 25। और 25 माइनस की नीचे और 34 ऊपर, तो कितनी बची? 10 की घात कितनी बच गई? 9। ऊपर माइनस की 34 है और नीचे माइनस की 25, तो 34 में से 25 गए, क्या बचे? माइनस के 9 और बटे में √9.1 गुणा 3.2 और इंटू B। इसको गुणा करके वर्गमूल लेके सॉल्व कर सकते हैं तो लगभग मान आता है ये 12.27 अपॉन √B एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब 10 की घात -10। 10 तो हम यहाँ से कर सकते हैं, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? ये 10 की घात -10 करनी है, इसको एंगस्ट्रॉम में बदलना है तो 10 का ऊपर नीचे गुणा कर दो तो नीचे वाला 10 ऊपर पहुँच जाएगा, 10 की घात -10 हो जाएगी और ये हो जाएगा 66.2 और अपॉन √ इनका गुणा करके वर्गमूल लेके भाग दे देंगे तो लगभग वैल्यू हो जाएगी 12.27 गुणा 10 की घात -10। ये इसको 12.27 अपॉन √B एंगस्ट्रॉम। तो अगर B विभवांतर से इलेक्ट्रॉन को त्वरित कराते हैं तो उसकी द्रव्य तरंग की तरंग प्रकृति प्रेक्षित होती है, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आ गई तरंग दैर्घ्य की वैल्यू। सामान्यतः प्रकाश या विद्युत चुम्बकीय तरंगों की तरंग दैर्घ्य भी इसी कैटेगरी की होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन से संबद्ध तरंगों की तरंग दैर्घ्य या उसकी तरंग प्रकृति या द्रव्य तरंगों की प्रकृति को अपन प्रैक्टिकली प्रेक्षित कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे प्रोटॉन के लिए लें, मान लो तो प्रोटॉन के लिए कितना आएगा? प्रोटॉन भी आवेशित कण है, उसको भी विभवांतर से त्वरित करें तो क्या होगा? हेडिंग लिख दें, प्रोटॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य। अब प्रोटॉन भी आवेशित कण है, उसको अगर विभवांतर से त्वरित करें, यदि प्रोटॉन जिसका आवेश Q मान लीजिए, प्रोटॉन की वजह से P लगा दो संकेत में, इसका आवेश Qp को B विभवांतर से त्वरित किया जाए तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा वही लिखेंगे, 12mv² बराबर क्या हो जाएगी? आवेश गुणा विभव। आवेश क्या है? QP, विभव V, तो V² बराबर हो गया
2qb अपॉन m। तो वेग कितना हो गया? वेग b बराबर हो गया √2mv। b की जगह हमने लिख दिया 2qb अपॉन m। तो समय हो गया √2m/qpb। तो तरंग दैर्घ्य क्या हो गई? फोटोन से संबद्ध तरंग की लैम्डा p बराबर h अपॉन p, यानी कि h अपॉन √2m/qpv। अब m और qp का मान लिख सकते हैं। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान mp लगा दो इसके भी संकेत में। mp बराबर कितना होता है प्रोटॉन का द्रव्यमान? 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। 1.67 × 10⁻⁻27। और आवेश तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन का होता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और h की वैल्यू वही है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकंड। ये सब वैल्यू यहाँ रख दी। तो लैम्डा p बराबर हो गया, h की वैल्यू लिखेंगे 6.62 × 10⁻⁻34 अपॉन √2mp। प्रोटॉन का द्रव्यमान लिखो 1.67 × 10⁻⁻27। आवेश लिखो 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू v। इन सबको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 6.62 × 10⁻⁻34 बटे नीचे 10 की घात कितनी हो गई? 27 और 19 कितने हो गए? 46। 46 का आधा 23। तो 34 में 23 के क्या बचे? 11। और अपॉन √, इनको गुणा कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये प्रोटॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों की क्या प्राप्त हो जाएगी? तरंग दैर्घ्य प्राप्त हो जाएगी। इसी तरह प्रोटॉन की अल्फा कण के लिए भी ज्ञात कर सकते हैं। अगर ज्ञात करना चाहें तो अल्फा कण से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्घ्य। तो अल्फा कण क्या होता है? अल्फा कण जो होता है वो होता है 2He4। और प्रोटॉन क्या होता है? 1H1। तो इसकी तुलना करें तो प्रोटॉन से डबल द्रव्यमान वाला होता है, प्रोटॉन से डबल आवेश वाला होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? 4 गुना। यानी अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का डबल और द्रव्यमान कितना होता है? 4 गुना। यानी कि अल्फा कण का आवेश लिखेंगे Q अल्फ़ा, तो वो क्या आएगा? प्रोटॉन के आवेश का डबल 2 × QP। और m अल्फ़ा लिखेंगे तो 4 × MP। तो फॉर्मूला इसी तरह से होगा। तो लैम्डा अल्फ़ा बराबर क्या लिख सकते हैं? h अपॉन √2m अल्फ़ा Q अल्फ़ा और B। प्रोटॉन की जगह कौन आ जाएगा? अल्फा कण आ जाएगा, क्योंकि अल्फा कण भी आवेशित कण है। केवल द्रव्यमान और आवेश का डिफरेंस है। तो इससे अपन लैम्डा अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं? लैम्डा अल्फा बराबर लिख सकते हैं h अपॉन 2 × 4 × 1.67 × 10⁻⁻27। आवेश डबल है तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 और B। H की वैल्यू वही लिखेंगे 6.62 × 10⁻⁻34। तो इन सब की वैल्यू रख के अपन इसको हल कर सकते हैं एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, तो ये इस तरह से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों की
तरंगदैर्घ्य प्रोटॉन से संबद्ध द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य अल्फा कण जो भी पॉजिटिव है उसके लिए। ये द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक सत्यापन। तो द्रव्य तरंगें होती हैं, इसको परिकल्पना से हमने समझा, डेविसन जर्मर प्रयोग से इसको प्रैक्टिकली प्रूफ करेंगे। पहले तो दे ब्रोगली ने केवल एक परिकल्पना पेश की कि द्रव्य तरंगें होती हैं, यानी द्रव्य कण जो होते हैं गतिशील, वो तरंगों की तरह बिहेव करते हैं। अब उसको प्रैक्टिकली प्रूफ किया है डेविसन जर्मर ने, जो साइंटिस्ट का नाम है, उसने अपने एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूफ किया कि वाकई में द्रव्य तरंगें होती हैं, यानी गतिशील द्रव्य कण तरंगों की तरह बिहेव करते हैं। तो इसकी जो थ्योरी है, बेस सिद्धांत जो है वो है, सिद्धांत क्या है पहले वो समझिए। जैसे कोई क्रिस्टलीय संरचना होती है, कोई ठोस क्रिस्टलीय संरचना, क्रिस्टल को अपन कैसे दिखाते हैं, उसमें स्ट्रक्चर जो होती है उसमें अणु या परमाणु एक निश्चित दूरी पर नियमित व्यवस्था में, नियमित आवर्ती व्यवस्था में अरेंज होते हैं। तो ये क्रिस्टलीय अरेंजमेंट दिखा रखा है किसी धात्विक पृष्ठ का या कोई भी क्रिस्टलीय पदार्थ। अब इस पर अगर कोई एक्स किरण आपतित होती है तो एक्स किरण इनके बीच की दूरी d के बराबर है। ये कोई एक्स किरण है जो थीटा कोण पर आपतित है, और विवर्तन के बाद ये इधर चली गई। दो परमाणुओं के बीच की दूरी को हम लिखते हैं स्मॉल d से दिखाते हैं, और ये जो दूरी है परमाणुओं के बीच की वो कैपिटल D से दिखा सकते हैं। ये डिस्टेंस कितनी है, कैपिटल D, यानी फलकों के बीच की दूरी को क्या दिखाते हैं, कैपिटल D से। ऐसे दिखा सकते हैं या ऐसे, ये कैपिटल क्या है, D। अब ये यहाँ पर ये जो कोण है, ये टोटल कोण विवर्तन कोण फाई के बराबर है। तो ये हाफ कोण हो गया 5/2, और ये भी 5/2। तो क्रिस्टल का ये जो विवर्तन है एक्स किरणों का, ये एक्स किरण कैसी है, आपतित एक्स किरण। ये है आपतित एक्स किरण और ये है विवर्तित एक्स किरण। तो जब एक्स किरणों का किसी क्रिस्टल से विवर्तन होता है तो इसके विवर्तन का अध्ययन ब्रेग के नियम से किया जाता है। विवर्तन का अध्ययन कैसे करते हैं, ब्रेग नियम से। और ब्रेग नियम के अनुसार 2d sin थीटा बराबर n लैम्डा होता है, जहाँ स्मॉल d के बराबर है। स्मॉल d की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 5/2 कोण है, 5/2 आधा है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया। ये क्रिस्टल के परमाणुओं के बीच की दूरी स्मॉल d है, ये कैपिटल D है, ये फाई है, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। तो लंब बटे कर्ण, लंब कौन है, स्मॉल d, कर्ण हो गया कैपिटल D, और बराबर है साइन 5/2। तो स्मॉल d की वैल्यू लिख सकते हैं d साइन 5/2 से। और फाई और थीटा में क्या संबंध है, 5/2 और थीटा दोनों मिला के 90 है। थीटा प्लस 5/2 बराबर 90, यानी थीटा निकालना है तो 90 माइनस 5/2 करके निकाल सकते हैं। ये दोनों रिलेशन थीटा और 5/2 है ना, ये दोनों मिला के 90 है। ये लंब डाल रखा अपन ने, अभी लंब है ये, तो ये दोनों कोणों का योग 90 है। ये 5/2 और ये थीटा, थीटा प्लस 5/2 90, तो थीटा बराबर हो गया 90 माइनस 5/2। तो फाई का मान अगर पता हो तो थीटा का मान निकाल सकते हैं, स्मॉल d का मान निकाल सकते हैं कैपिटल D से। तो इस बेस के आधार पर डेविसन जर्मर ने माना कि जिस प्रकार एक्स किरणों का विवर्तन होता है क्रिस्टल के परमाणुओं के द्वारा, जिस प्रकार
क्रिस्टल के परमाणुओं के द्वारा एक्स किरणों का विवर्तन होता है, उसी प्रकार यदि गतिशील द्रव्य कणों का भी विवर्तन क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा प्रैक्टिकली संभव हो तो ये सिद्ध हो जाएगा कि द्रव्य तरंगों का अस्तित्व होता है। यानी द्रव्य तरंगें होती हैं, या कह सकते हैं कि गतिशील द्रव्य कण तरंगों की तरह बिहेव करते हैं। क्योंकि अगर तरंगों की तरह बिहेव करेंगे तो उनका भी क्या होगा, विवर्तन होगा। विवर्तन किसका गुण है, तरंगों का। विवर्तन किसका होता है, तरंगों का। तो एक्स किरण तो तरंग है ही, इसलिए उनका तो विवर्तन होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर गतिशील द्रव्य कण जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन पुंज है, उसका अगर क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा विवर्तन होता है, प्रैक्टिकली प्रूफ होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये सिद्ध कर सकते हैं कि द्रव्य तरंगें होती हैं। तो इस डेविसन जर्मर प्रयोग में एक प्रैक्टिकली अरेंजमेंट है, प्रायोगिक व्यवस्था है, जिसका हमें उसको प्रैक्टिकली देखना है कि किस तरह से ये प्रूफ करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पुंज का क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा विवर्तन होता है। तो इसमें एक व्यवस्था है। तो क्या व्यवस्था होती है, देखो, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए हम एक टंगस्टन धातु का तंतु लेते हैं या फिलामेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमें मिलेंगे तापायनिक उत्सर्जन के द्वारा। इससे पहले अपने स्टार्टिंग में पढ़ा है तापायनिक उत्सर्जन। अगर किसी धातु को बहुत उच्च ताप पर गर्म कर दें तो उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन जो हैं परमाणु के बंधन को तोड़कर मुक्त हो जाएंगे और उनका क्या होगा, उत्सर्जन। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पहले पढ़ चुके हैं हम 4 प्रकार के। तो ये टंगस्टन धातु का एक फिलामेंट है। इसको गर्म करने के लिए इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए एक बैटरी लगा रखी है। ये क्या लगा दी हमने, बैटरी। और धारा को रोकने के लिए कुंजी, और कंट्रोल करने के लिए क्या लगाते हैं, धारा नियंत्रक। तो ये टंगस्टन धातु का एक तंतु या फिलामेंट, एफ का मतलब है फिलामेंट, इसमें से तापायनिक उत्सर्जन द्वारा क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को एक बारीक पुंज के रूप में प्राप्त करना है हमें। इलेक्ट्रॉनों को क्या करना है, बारीक किरण पुंज, बहुत बारीक पुंज के रूप में प्राप्त करना है। इसलिए इसको एक सूक्ष्म छिद्र वाले बेलनाकार पात्र में से गुजारते हैं। तो ये एक बेलनाकार धातु का पात्र है, बेलनाकार कोटर कह सकते हैं। कोटर मतलब खोखला। बेलनाकार कोटर है जिसमें एक सूक्ष्म छिद्र है। और चूंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं, इसलिए इसको भी काई पे रखना है नेगेटिव पोटेंशियल पर, ताकि इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए। और यहाँ हम एक डायफ्राम की सहायता से, जिसको हम रखेंगे पॉजिटिव विभव पर, इसको हम काई पे रखेंगे पॉजिटिव। तो यहाँ एक परिवर्ती विभवांतर वाली बैटरी हमने यहाँ लगा दी है। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये परिवर्ती विभवांतर है। इससे नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित होंगे और पॉजिटिव की तरफ आकर्षित होंगे। तो इलेक्ट्रॉनों को जो विभवांतर मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इसमें से जो तापायनिक उत्सर्जन द्वारा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, वो इलेक्ट्रॉन तीव्र वेग से गति करते हुए, क्योंकि विभवांतर के कारण क्या होंगे, त्वरित गति करेंगे और इसमें से निकलते हुए बाहर निकलेंगे। उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी 12mv² बराबर कितनी होगी, EB। यानी विभवांतर का मान अलग अलग रख के हम उसकी गतिज ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं। ज़्यादा विभवांतर लगाएंगे तो ज़्यादा गतिज ऊर्जा का पुंज निकलेगा, कम विभवांतर लगाएंगे तो कम ऊर्जा का या कम गतिज ऊर्जा का पुंज बाहर निकलेगा। तो ये जो निकल रहा है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन पुंज। इसलिए यहाँ तक के पूरे पार्ट को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन गन। ये पार्ट क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन गन। जैसे बंदूक से गोली निकलती है तीव्र वेग से गति करती हुई, उसी तरह यहाँ इलेक्ट्रॉन निकलेंगे त्वरित गति करते हुए, इस तंतु से उत्सर्जित होंगे, जिसको विभवांतर से अपन गति ऊर्जा को कंट्रोल कर सकते हैं, अलग अलग गति ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे, एक निकिल धातु के क्रिस्टल पर आपतित कराएंगे। ये क्या है, निकिल धातु का क्रिस्टल, निकिल क्रिस्टल, जो एक त्रिविमीय गैटिन की तरह कार्य करेगा। इसको कभी भी किसी भी कोण पर किसी भी दिशा में हम घुमा सकते हैं, अलग अलग कोणों पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, घुमा सकते हैं।
अब ये क्रिस्टल सेम इसी तरह का क्रिस्टल है, जैसे एक्स किरणों का विवर्तन क्रिस्टल के परमाणुओं से हुआ, उसी तरह से ये इलेक्ट्रॉन पुंज जो है वो क्रिस्टल पर आपतित होगा। तो अगर क्रिस्टल के परमाणुओं से इसका विवर्तन हुआ तो ये प्रूफ हो जाएगा कि द्रव्य तरंगें होती हैं या द्रव्य तरंगों का अस्तित्व होता है। तो विवर्तन होगा कि नहीं होगा, तो हम इसको ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ये जितनी ज़्यादा तीव्र वेग से आएगा, जितना बड़ा पुंज आएगा, जितना ज़्यादा विवर्तन होगा, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, तीव्रता। और जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतनी ज़्यादा इस गैस के अणु या परमाणुओं का क्या होगा, आयनीकरण। और आयनीकरण ज़्यादा होगा तो ज़्यादा धारा आएगी, जिसको अपन गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं। अब ये संसूचक या आयनन कक्ष जो हमने लगाया है वो एक वृत्ताकार पैमाने पर होता है इस तरह से। तो इसको हम अलग अलग एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि इधर ही विवर्तन हो, किसी भी कोण पे विवर्तन हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको खिसका सकते हैं। इससे ज़रूरी नहीं है कि ये विवर्तित पुंज इधर ही आए, कहीं भी किसी भी कोण पे विवर्तन हो सकता है। तो इसको हम यहाँ खिसका के यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, इसको यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं और इसकी तीव्रता नाप सकते हैं। तो इस प्रयोग में हम एक अलग अलग विभवांतर से त्वरित किरण पुंज को निकिल क्रिस्टल पर आपतित कराएंगे और आपतन के बाद संसूचक या आयनन कक्ष द्वारा उसको विवर्तित पुंज के रूप में उसकी तीव्रता मापेंगे गैल्वेनोमीटर में आयनन धारा का मापन करके।